नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको होली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, विश्व में जिस तरीके की परिस्थितियां अभी चल रही हैं, जो माहौल चल रहा है, इसमें एक बात तो साफ है, एक देश तभी समृद्ध हो सकता है, एक देश तभी ताकतवर हो सकता है जब उसकी सेना ताकतवर हो। तो ऐसे में हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी भारत की सरकारों पर और सेना पर गर्व है, जिसने अपनी ताकत का मुजाहरा कुछ ही महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया था। तो इस तरीके से कोई आपके ऊपर अगर आंख ना उठा सके, अगर ऐसा माहौल बनाना है तो आपको अपने सेना को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और हमारी भारत की सेना एक ताकतवर सेना है, इसका हमेशा हमें फक्र है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में आप देख पा रहे हैं 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, मार्च के महीने में हमें पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मार्च के महीने में एरियर क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। जी हां, आगे इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दूंगा कि मार्च के महीने में क्यों पेंशन नहीं मिलेगा और कैसे एरियर क्रेडिट होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी का, जो कि चेयरपर्सन है 8वें पे कमीशन की। और यह बताया जा रहा है कि 8वें पे कमीशन के संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आगे उस वीडियो को भी समझेंगे और क्या बातें उन्होंने कही है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में बेशक आगे किस तरीके का पे कमीशन आएगा, रिकमेंडेशन किस तरीके का होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जो सरकार ने भी डिक्लेयर किया है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ पे कमीशन की बैठकें होंगी, बातचीत होंगी, उनके जो प्रपोजल्स हैं उनके ऊपर भी विचार विमर्श होगा, चाहे दिल्ली में बैठ के हो, चाहे जगह जगह पर जा करके हो, जिसके बारे में आगे एक कंसोलिडेटेड आपको डाटा दिखाऊंगा कि कौन सी संस्था ने क्या क्या मांगे रखी है और उन मांगों से हमारा पेमेंट या पेंशन में किस तरीके से फायदा मिल सकता है या अलाउंसेस में किस तरीके से फायदा मिल सकता है, उसके बारे में भी एक कंपाइल्ड डाटा आपको स्लाइडों के जरिए आगे दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी ने बताया कि कमिटी किस तरीके से बनाएगी अपना रिपोर्ट। सोशल मीडिया में खबर वायरल है, क्या है डिटेल्स देखें। जी हां, सबसे पहले तो रंजना प्रकाश देसाई जी का जो एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें वो कुछ पे कमीशन या ऐसी कुछ चीजों से जुड़ी हुई बातें कर रही हैं, जो उन्होंने जानकारियां दी है। पहले उस वीडियो क्लिप को सुन करके समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग सब कमेटी मेंबर्स आज आपके सामने हैं। आज से हमारा काम शुरू होगा। कमेटी को ऐसे टास्क दिया है कि हम लोग एसेस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब पहले हम एसेस करके हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हमने हमारी कमेटी के 2 कमिटीज़ बनाई है, सब कमिटीज़। उसमें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लोग जाएंगे और एक ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। फिर दिल्ली में भी हमारी मीटिंग्स होगी, वहां भी हमने ऑफिस एस्टेब्लिश। तो आप सबने देखा दोस्तों, उन्होंने कहा कि कमीशन ने अलग अलग विभाग भी बना लिए हैं, यानी कि कमेटी के सब कमिटियां भी बना ली हैं, जो अलग अलग तरीके से, कोई दिल्ली में बैठ के काम करेंगे, कोई अलग अलग जगहों पर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं भी पे कमीशन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कमीशन के बारे में बोला, लेकिन पे कमीशन का जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे में पे कमीशन के संदर्भ में उनके इस बयान को देखना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें आएंगी, लेकिन कौन सी खबर हकीकत है, कौन सी खबर हकीकत नहीं है, उसको परखना हमें पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन को लेकर बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें आपको सही जानकारी कौन सी है उसकी परख रखनी पड़ेगी। अगर माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी ने 8वें पे कमीशन के संदर्भ में ही ये बातें कही होती, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन का जिक्र होता।
तो उनकी बातों में कहीं भी 8वां पे कमीशन का जिक्र नहीं है। तो इस वजह से वो कई सारे और भी कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं, तो किसी और कमीशन का जिसकी वो चेयरपर्सन रही हैं उसके बारे में शायद उन्होंने ये जानकारी दी थी, जिसको 8वें पे कमीशन के संदर्भ में अभी दिखाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है, वीडियो क्लिप देखकर आपको क्या लगा, वो आप भी जरूर कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, मार्च 2026 के महीने में नो पेंशन, लेकिन एरियर का भुगतान शुरू हो चुका है। मार्च 2026 के महीने में खाते में आए ₹2,27,894। जी हां दोस्तों, मार्च महीने का पेंशन तो हमें मिलेगा, लेकिन मार्च महीने में नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें हर महीने का पेंशन महीने के आखिरी दिन, आखिरी वर्किंग डे में मिल जाता है, लेकिन मार्च फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होने की वजह से मार्च महीने का पेंशन अमूमन हमें मार्च में नहीं मिलता है। हर बार ऐसा होता है कि मार्च महीने का पेंशन आपको अगले महीने के शुरू में, यानी कि अप्रैल के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब अप्रैल 5 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये केवल स्पर्श की तरफ से नहीं, ये जो है सीपीपीसी से पेंशन लेने वाले पेंशनर्स के साथ भी होता है, इवन पेमेंट में भी होता है। जो पेमेंट ले रहे हैं उनका भी पेमेंट 1 दिन 2 दिन बाद मिलता है दोस्तों। तो ऐसे में मार्च महीने का बेशक पेंशन हमें मार्च में ना मिले या अप्रैल के महीने में मिले, लेकिन दोस्तों एरियर का भुगतान मार्च में चलता रहेगा। जी हां, एरियर का भुगतान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के सैनिक पाठशाला से जुड़ने की वजह से एक पेंशनर ने जो कार्रवाई कई दिनों से चल रही थी, उनका फाइनली एरियर का भुगतान, जिसका अमाउंट है ₹2,27,894, जो अभी मार्च के शुरू में ही हो चुकी है, जिसको लेकर के ये जो मैसेज आप देखिए, ये उनके खाते में ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। अब पेंशनर ने इसको लेकर के एक वीडियो संदेश के जरिए जानकारी दी है, उसको सुन लेते हैं। नमस्कार सर, मैं नायक उमाशंकर देव आर्मी से 2006 जून को रिटायर हुआ हूँ। सैनिक पाठशाला का वीडियो देखने के बाद पता चला कि मेरे लिए एमएससीपी हवलदार लागू है। मैं तुरंत सैनिक पाठशाला से ज्वाइन किया। सैनिक पाठशाला की गाइडेंस के मुताबिक मैंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद सितंबर महीने में ग्रीवेंस डाला। काफ़ी संघर्ष के बाद 2 मार्च 2026 को मेरे खाते में ₹2,27,894 क्रेडिट हुआ है। मैंने सैनिक पाठशाला के बहुत आभारी हूँ। सभी सैनिकों को मेरा ये सलाह है, सैनिक पाठशाला से प्लीज़ जुड़ जाइए। आपको अगर कोई भी पेंडिंग है सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका भी अगर कोई केस प्रोसेस में है तो आप चिंतित ना हो, मार्च के महीने में भी एरियर का भुगतान हो रहा है। बेशक पेंशन का भुगतान अगले महीने हो, लेकिन बीच में जो मार्च के बीच में पड़ रहा है, मार्च के शुरू से लेके 20-25 के अंदर जो भुगतानें होनी है वो भुगतान जरूर होंगी दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से चर्चा होने वाले अब तक के मांगों पर एक नजर डालते हैं। चलिए, जी हां, 8वें वेतन आयोग में दोस्तों कई सारे मांगे हैं। कई संस्थाओं के साथ जो है सरकार जो है विचार विमर्श करेगी, इसकी जानकारी सरकार ने दी है। पहले वेबसाइट में जो सरकार ने जानकारी दी है उसको समझते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में सरकार ने जो जानकारी दी है उसी में यह कहा गया है कि सरकार संस्थाओं के साथ बातचीत करेगी, विचार विमर्श करेगी। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो पॉइंट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वाला, ये दोस्तों 8वां पे कमीशन का वेबसाइट के अंदर से ही मैं दिखा रहा हूं आपको। अगला कार्रवाई होगा मीटिंग विथ एसोसिएशंस यूनियंस इन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, यानी कि पहला कार्रवाई होगा पे कमीशन मीटिंग करेगा। जो यूनियन के एसोसिएशंस हैं या जो आगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ दोस्तों मीटिंग करेगा। कहां करेगा? स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, अपने अपने उनकी जगह में करेगा। उसके आगे मीटिंग विथ एसोसिएशंस यूनियंस इन दिल्ली, फिर दिल्ली में मीटिंग्स होंगी दोस्तों। उसके आगे होंगी मीटिंग्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो इनके जो भी मांग है, इनके जो भी पॉइंट्स हैं, उनको लेने के बाद, इस डिस्कशन के बाद आगे फिर मीटिंग होगी डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, कि जितनी भी मांगे हैं क्या मिनिस्ट्री उसको कंसिडर कर पाएगी, इसको लेकर के डिस्कशन होगा।
फिर आगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का फिर से विजिट होगा, फिर आगे जाकर के रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट है वो बनाया जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, कौन सी संस्था का जो मूल संस्थाएं हैं उनमें से कौन सी ऐसी मांगे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, या कौन सी मांग कौन सी संस्था ने सामने रखी है, उसको देखते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। ये रहा, ये देखिए। सबसे पहले तो डिमांड्स क्या क्या है, ये जेसीएम की डिमांड्स हैं दोस्तों, और ये आर्मी पे कमीशन सेल की डिमांड्स है, ये एफएनपीओ की डिमांड्स है। अभी तक खास करके मूल डिमांड्स इन्हीं के सामने आए हैं। तो सबसे पहला डिमांड मिनिमम बेसिक। मिनिमम बेसिक के बारे में जेसीएम ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, ना ही आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से क्लियर है, लेकिन एफएनपीओ ने बोला है मिनिमम बेसिक 54,000 रुपए होना चाहिए। अगला पॉइंट फैमिली यूनिट। फैमिली यूनिट को जेसीएम ने 3.6 रखने की मांग की है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एफएनपीओ ने फैमिली यूनिट को 5 यूनिट तक बढ़ाने की मांग की है। अगला पॉइंट फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के बारे में जेसीएम ने कुछ क्लियर नहीं किया है, ना ही आर्मी पे कमीशन सेल ने किया है, लेकिन एफएनपीओ ने 3 से लेकर 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। आगे पे मैट्रिक्स दोस्तों, सजेस्टेड पे मैट्रिक्स। जेसीएम ने कोई पे मैट्रिक्स सजेस्ट नहीं किया, ना ही आर्मी पे कमीशन सेल ने, लेकिन एफएनपीओ ने पे मैट्रिक्स को सजेस्ट किया है, और पे मैट्रिक्स है ये वाला, ये रहा। ये देखिए, ये पूरा पे मैट्रिक्स को एफएनपीओ ने सजेस्ट किया है पे लेवल के हिसाब से। ये देखिए कितना, ये अगर पे लेवल 1 है तो 54,000 से शुरू करके इस तरीके से पेमेंट बढ़ते रहना चाहिए, ये इन्होंने सजेस्ट किया है। अगर हम पे लेवल 3 की बात करें, एक सिपाही की बात करें, तो सिपाही को 65,100 से जो है पेमेंट शुरू करने की इन्होंने वकालत की है। उसी हिसाब से आगे ये देखिए, इस तरीके से पेमेंट की बढ़ोतरी का ये पे मैट्रिक्स भी एफएनपीओ की तरफ से रखा गया है दोस्तों। अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में जेसीएम ने कोई भी जिक्र नहीं किया, ना ही आर्मी पे कमीशन सेल ने, लेकिन एफएनपीओ ने 7% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग की है। एमएससीपी सजेशन, जी हां, एमएससीपी के जो विसंगतियां हैं उनको जो है दूर करने के लिए जेसीएम ने जरूर एक पॉइंट डाला है। आर्मी पे कमीशन सेल ने 6 साल, 12 साल और 18 साल में जो है एमएससीपी दिया जाए, या एक ही रैंक में 6 साल होने से एमएससीपी दिया जाए, ऐसा पॉइंट दिया है। और एफएनपीओ ने 6, 12, 18, 24 और 30 साल में यानी कि 5 अपग्रेडेशन की मांग एफएनपीओ ने की है। तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता जुलता नजर आ रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों 50% डीए मर्ज। जी हां, जेसीएम ने मांग की है, आर्मी पे कमीशन सेल ने नहीं की है, एफएनपीओ ने मांग की है कि 50% डीए को पहले ही मर्ज किया जाए। डेट ऑफ इफेक्ट, जी हां, जेसीएम ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू किया जाए, लेकिन पे कमीशन सेल ने, आर्मी पे कमीशन सेल ने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया है, और एफएनपीओ ने भी 1 जनवरी 26 से लागू करने की मांग की है। अगला पॉइंट अलाउंसेस इंक्रीज किया जाए, जैसे रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, ये जेसीएम ने कहा है बिल्कुल किया जाए, और ये आर्मी पे कमीशन सेल ने भी कहा है, और इसमें एफएनपीओ ने भी कहा है। तो ये जो मांग है अलाउंसेस को वृद्धि करने की, इसमें कहीं ना कहीं सभी का डिमांड एक जैसा है। अगला पॉइंट में चलते हैं, अगले पेज में ये रहा। अगला पॉइंट है दोस्तों लीव एलटीसी इंकेसमेंट के लिए जेसीएम का कोई जिक्र नहीं है, आर्मी पे कमीशन सेल ने जिक्र किया है, और एफएनपीओ ने भी जिक्र किया है दोस्तों कि एलटीसी में बढ़ोतरी, लीव इनकेसमेंट में बढ़ोतरी, ये मांगे रखी गई है। इंक्रीज इन एफएमए, एफएमए इंक्रीज करना जेसीएम की मांग में है, आर्मी पे कमीशन सेल में नहीं है, एफएनपीओ में है। अभी तो 20,000 रुपए की मांग की गई है दोस्तों, 20,000 रुपए की मांग चल रही है एफएमए में। चलिए, ओपीएस को लागू करने के लिए जेसीएम ने यस कहा है, आर्मी पे कमीशन सेल में कोई जिक्र नहीं है, एफएनपीओ ने भी यस कहा है। अगला मांग दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे, जेसीएम में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल ने जिक्र किया है, मांग भेजा है, प्रपोजल रखा है। जवान को 12,000, जेसीओ को 18,000, एमएनएस को 21,000 और अधिकारियों को 30,000 का जो है एक प्रपोजल रखा गया है। एफएनपीओ का इसमें कोई भी मांग नहीं है। मर्ज ऑफ ग्रुप एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ग्रुप को मर्ज करने पर जेसीएम का कोई भी टिप्पणी नहीं है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल ने एक्स और वाई ग्रुप को मर्ज करने की वकालत की है, और एफएनपीओ में कोई भी इसका जिक्र नहीं है। एनहांस ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट को बढ़ाने के लिए जो 7 साल तक पूरा मिलता है, 7 साल हो जाने के बाद पेंशन 60% हो जाता है, तो उसको लेकर के जो मांग है, जो जेसीएम है उन्होंने भी कहा है कि हाँ, हालांकि जेसीएम ने सभी प्रकार के फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी की मांग की है।
आगे आर्मी पे कमीशन सेल ने भी इस पर यस कहा है और एफएनपीओ में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगला ऑटोमेटिक ऑप्शन फिक्सेशन। दोस्तों ऑप्शन सही ना चुने जाने की वजह से कई सारे पेंशनर्स अपने जूनियर से कम पेंशन लेते हैं, ये दिक्कतें आती है। तो उसको लेकर के जेसीएम के मांग पत्र में कोई ऐसा डिमांड नहीं है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल ने कहा है यस ये होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ऑप्शन फिक्स होना चाहिए। और एफएनपीओ ने भी कोई जिक्र नहीं किया है। मर्ज ऑफ पे लेवल्स को मर्ज करने के लिए जेसीएम ने मांग की है 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में, इनको मर्ज किया जाए। लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही एफएनपीओ के मांग पत्र में ऐसा कोई जिक्र है। आगे सीईए इंक्रीज यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को इंक्रीज करना या पोस्ट ग्रेजुएशन तक देना, इसमें जेसीएम ने यस कहा है और आर्मी पे कमीशन सेल ने भी इसकी मांग की है, एफएनपीओ ने भी इसकी मांग की है, तीनों की मांग इसमें मिल रही है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, अगले कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, ये देखिए इंक्रीज इन ग्रेचुइटी जेसीएम ने मांग की है, आर्मी पे कमीशन सेल में जिक्र नहीं है, एफएनपीओ में जिक्र नहीं है इसकी मांग का। कम्यूटेशन पीरियड डिक्रीज करना, बिल्कुल कम्यूटेशन के पीरियड को कम करना, 15 साल से 12 साल 11 साल करना, जिसमें जेसीएम ने मांग भेजी है, आर्मी पे कमीशन सेल ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ना ही एफएनपीओ ने किया है। आगे 5%, 10%, 15% पेंशन को 65, 70, 75 साल में बढ़ाए जाने के मुद्दे को जेसीएम ने कहा है यस, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल और एफएनपीओ में इसका जिक्र नहीं है। अब इंटरिम रिलीफ बिफोर 8 सीपीसी, 8वें पे कमीशन को लागू करने से पहले अंतरिम राहत की जो मांग है वो जेसीएम ने की है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एफएनपीओ ने भी उसकी मांग की है। दोस्तों अब चलिए आखिरी डिमांड जो है 7 सीपीसी के जो विसंगतियां हैं, एनोमली है, उनको दूर करने की मांग, जेसीएम ने इसकी मांग की है, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल और एफएनपीओ के मांग पत्र में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो आपने देखा कंसोलिडेटेड 3 संस्थाओं के मांग, जिनमें विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं, विभिन्न जो मांग है, उसके ऊपर किसकी क्या राय है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में पे कमीशन इन संस्थाओं के साथ भी डिस्कशन करेगी और उन्हीं के बेस पर रिपोर्ट बनाएगी, तो इसलिए ये मांगों के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।